तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं आज का चैप्टर बायो मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में। क्लास 11th में आप बायो में भी इस चैप्टर को पढ़ते हो, लेकिन आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और पूरा कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके PY के पूछे गए हैं उसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम बता दिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें से बस आप यह चीज़ देख लो ना कि आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है, प्रोटीन्स को पढ़नी है, एंजाइम पढ़नी है, लिपिड्स को पढ़ोगे आप, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, एनसीईआरटी और न्यूक्लिक एसिड भी। तो एनसीईआरटी में आपको इतनी चीज़ों को कवर करना है और सब चीज़ का जो इनडायरेक्ट मतलब जो हमको पता करना है वो क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन। हमें क्या चाहिए भाई, लास्ट में एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? एनर्जी मिलेगी एटीपी की वजह से। तो सबसे पहले हम पढ़ना क्या स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 मेन ग्रुप्स को। कार्बोहाइड्रेट को हम मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस के बेस पे? उसके हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के बेस पे। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं क्या नाम है, मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको आप देखोगे कि अ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं किसके अंदर, सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो वह कीटोन भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन अकर इन नेचर। मोनोसैकेराइड्स में से 20 ऐसी मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं। उसमें से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। दूसरी नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स। तो अ कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस 2 to 10 यूनिट्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। अगर मैंने जो मोनोसैकेराइड्स को पढ़ा उसी को 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स को मिला के अगर मैं कोई कंपाउंड्स बनाऊं तो वह क्या कहलाएगा, आपका ओलिगोसैकेराइड्स कहलाएगा। और ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर हमने 2 मोनोसैकेराइड्स को मिलाया, ठीक ना, 2 मोनोसैकेराइड्स को मिलाया तो हम बोलते हैं उसको डाइसैकेराइड्स। अगर हमने 3 मोनोसैकेराइड्स को मिलाया तो बोलते हैं ट्राइसैकेराइड्स। 4 को मिलाया तो टेट्रासैकेराइड्स। ऐसे उसके नाम आगे बनते जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मतलब हम कितने मोनोसैकेराइड्स को मिला रहे हैं। आगे देखो कि अनहाइड्रोलाइसिस, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो सुक्रोज, जानते हो आप सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है एक डाइसैकेराइड्स है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू इल 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जैसे अगर सुक्रोज जो होता है या क्या होता है, एक डाइसैकेराइड्स होता है। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वह 2 मोनोमर में टूटेगा। उसमें से एक होता है आपका ग्लूकोज, एक होता है आपका ग्लूकोज, दूसरा होता है आपका फ्रक्टोज। दूसरा होता है क्या, आपका फ्रक्टोज। वेयर रेफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड। ध्यान देना इस बात को, एक रेफिनोज भी पढ़ोगे, वह क्या होता है, ट्राइसैकेराइड, जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद 3 मोनोमर यूनिट्स में टूटता है। एक तो ग्लूकोज में टूटेगा, एक फ्रक्टोज में और एक ग्लैक्टोज में। हाँ, तो इसको ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला। सबसे पहले मैंने बोला कि जो मोनोसैकेराइड्स होती है ना, मोनोसैकेराइड्स, उसमें से हमने बताया कि 20 होती हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं। 20 होती हैं जो कि नेचर में पाई जाती हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने बोला कि ग्लूकोज था, फिर हमने बोला कि फ्रक्टोज था, फिर हमने बोला राइबोज। 3 तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए थे और एक्सेट्रा। दूसरा हमने बताया डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। इसके अंदर हमने बताया क्या क्या, अगर मोनोमर 2 को मिला के बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल में हमने बोला कि सुक्रोज होता है। जो सुक्रोज होता है अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या देगा, एक तो ग्लूकोज देगा, दूसरा क्या देगा, आपको फ्रक्टोज देगा। इसको हमने पढ़ा। एक उसके अलावा एक और हमने देखा था, वह क्या था, जल्दी बताइए। वो हमने देखा था, देखो यहाँ पे यह रेफिनोज जो है एक ट्राइसैकेराइड्स है जो कि हमको हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देता है, 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो तो आगे हम चलते हैं, जिसका नाम क्या आपको पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड्स। क्या पढ़ना है आपको,
पॉलीसैकेराइड्स। तो भाई पॉलीसैकेराइड्स के लिए आप यह चीज़ समझो ना कि जैसे यहाँ पे हमने 2 से 10 तक को तो लिमिट बना दी कि डाइसैकेराइड्स है। 2 से लेकर अगर 10 मोनोसैकेराइड्स को मिलाऊं तो वह किसके अंदर, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आएगी। अगर मैं अब देखो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स को मिलाना स्टार्ट करूँ ना तो वह आएगी आपकी पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ हाई मॉलिक्यूलर मास कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जिसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। सीधे एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है, एक तो स्टार्च को, सेलुलोज को, ग्लाइकोजन को, गम्स को, यह सारे क्या हैं आपके एक पॉलीसैकेराइड्स हैं। जैसे देख लो C6H10O5, ठीक, C6H10O5 अगर इसका मैं एन टर्म ले लूँ और इसको देखो पानी से रिएक्शन करवाने का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, C6H12O6, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्लूकोज, ठीक, कितने बन रहे, N बन रहे। तो अब देखो आगे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है शुगर रिड्यूसिंग और शुगर और नॉन शुगर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, शुगर और नॉन शुगर को पहचानना। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करें हम क्या, चलो इसको देखो। तो देखो इन जनरल केस में अगर हम देखें तो जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, ये कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट होती हैं। तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं। किसको किसको, मोनोसैकेराइड्स को और ओलिगोसैकेराइड्स को। लेकिन द पॉलीसैकेराइड्स ऑन द अदर हैंड एन एमोर्फस इनसॉल्युबल, ने कैसी होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, एंड टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट ही नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि भैया हम टेस्ट के बेस पे इसको हम शुगर और नॉन शुगर बोल सकते हैं। उसमें से जो हमारा पहला हो गया मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, ये आपकी शुगर होती हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो कि नॉन शुगर होती है क्योंकि टेस्टलेस होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम जो आपको पढ़ना है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग समझने से पहले हमें 2 टेस्ट को ध्यान देना होता है। देखो एक टेस्ट का नाम होता है फेलिंग और दूसरे का नाम होता है टॉलरेंस। यह दोनों टेस्ट, एक यह हो गया आपका और एक यह हो गया, यह दोनों टेस्ट अगर मान लो दे रहे हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कोई टेस्ट हमको करवाना है तो भाई करवाएंगे, अगर टेस्ट हमको मिल रहा है तो उस बेसिस, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में पढ़ते हैं 10th में पढ़ लेते हैं कि हमें एसिड पहचानना और बेस पहचानना है, तो हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, तो अभी एक टेस्ट ही होता है ना। उसी प्रकार हमें पहचानना होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, तो हम वहाँ पे इन 2 फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। अगर हमको यहाँ पे यह टेस्ट दे रहा है द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट फ्री एल्डिहाइड, अगर कार्बोहाइड्रेट के बाद फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है तो वह रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस, फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, अगर फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यह रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा अगर रिड्यूस नहीं होगा, या कैन नॉट रिड्यूस इन फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, तो आप क्या बोलोगे, भैया यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब देखो कौन कौन सी होती है, कैसे ध्यान दोगे, तो यहाँ पे देखो ऑल पॉलीसैकेराइड्स जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारी क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, ये होती हैं आपकी नॉन रिड्यूसिंग। कैसी होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग। जबकि ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड एल्डोज एंड कीटोज आर रिड्यूसिंग इन नेचर। क्लियर यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो भाई क्लियर होना चाहिए। अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो एक कन्फ्यूजन आपको आएगा कि भैया इतना तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो मुझे PDF चाहिए। तो मैं PDF यही वाला यहाँ पे पढ़ाने से पहले मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करके आता हूँ, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे आप जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप नोट्स ले लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक। चलिए इतना मुझे यहाँ पे बताना था। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब अभी तो हमने ऊपर से देखा कि मोनोसैकेराइड्स, अब मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और राइबोज। तो उसमें से हमको ग्लूकोज को और फ्रैक्टोज को डिटेल में पढ़नी है, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स को। इफ़ अ मोनोसैकेराइड्स कंटेन कर रही है अगर एल्डिहाइड ग्रुप को, जो मोनोसैकेराइड्स है अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन कर रही है, इट इज़ नोन एज एल्डोज। क्या बोलोगे आप उसको, एल्डोज। अगर वही कार्बोहाइड्रेट्स सैकेराइड्स जो हमारी है अगर कंटेन कर रही है कीटोन ग्रुप को, तो उसको हम बोलते हैं कीटोज। कार्बन के नंबर के बेस पे इसको हम क्लासीफाई करते हैं। अगर वो 3 कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसका नाम होगा ट्राइओज, 4 कार्बन का है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन का है तो हेक्सोज, 7 कार्बन का है तो हेप्टोज। अब बताओ, ये तो हमने
नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे कर दिया, लेकिन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अगर CHO मतलब कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो इन्हीं के आगे आप एल्डो टेट्रोज लगा दोगे, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। अगर यहीं पे कीटोन CO ग्रुप है तो सभी के आगे क्या कर दोगे आप? कीटो लगा दोगे। इजी है इसको पता करना। जैसे आपको पता होगा C6H12O6, यह क्या होती है ना आपकी, यह होती है ग्लूकोज। कैसे? हमने बोला कि क्योंकि जब स्ट्रक्चर देखोगे अभी आगे हम देखेंगे, इसमें CHO मतलब कि एल्डिहाइड पाया जाता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, यही होता है आपका फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। यह क्या है आपका? इसके अंदर पाया जाता है कीटोन। तो अब देखो 6 कार्बन का यह भी है तो इसका नाम भी हम बोलेंगे क्या? इसका नाम बोलेंगे हेक्सोज। क्या बोलोगे आप? हेक्सोज। 6 कार्बन का यह भी है तो इसका नाम बोलोगे आप हेक्सोज। लेकिन भाई इसमें कौन सा ग्रुप है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो आगे लगा दोगे क्या? एल्डो। इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन, तो आगे क्या लगा दोगे? कीटो। ठीक है ना? तो ऐसे आपको नाम देखना है। अब देखो ग्लूकोज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होता है ना भाई, ग्लूकोज अकर इन नेचर इन अ फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। ग्लूकोज नेचर में फ्री भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक। इट प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। राइप ग्रेप्स कंटेन 20% ऑफ ग्लूकोज। NCERT की सारी लाइन्स हैं तो आपको जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़नी है। पूरी NCERT कवर है, पूरी NCERT आपको दोबारा पढ़नी भी नहीं है। अगर जब भी NCERT पढ़ने का मन करे तो मेरा यह वाला लेक्चर आप देख के रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि मैं NCERT के हर एक लाइन के साथ जो कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं वो भी मैं बताते चल रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए और साथ जुड़ना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर मैं नहीं कहता करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद शर्म आती भाई, ये सब मतलब कह के करवा के फिर जिसको अच्छा लगेगा वो खुद कर लेते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा नीड पड़ती है शायद, मेरे को नहीं पता। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट में देखेंगे कैसे हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। तो उसमें से फ्रॉम सुक्रोज से आप बना सकते हो। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिखा भी है क्या, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करें तो उस केस में हमको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाएगा। हमको क्या प्रिपरेशन करना है? ग्लूकोज का। मतलब कि हमने ग्लूकोज एक तो सुक्रोज के प्रिपरेशन से भी बना लिया, दूसरा हम स्टार्च से भी बना सकते हैं। वेन स्टार्च को हम बॉयल करें किसके साथ? H2SO4 को 393 केल्विन टेम्परेचर पे और 2 to 3 ATM प्रेशर। देखो यहाँ पे प्रेशर लिखा नहीं लेकिन मुझे प्रेशर याद आ रहा है, NCERT आप देखोगे तो स्टार्च वाले रिएक्शन में 2 to 3 ATM यहाँ पे प्रेशर लिखा है। प्रेशर मतलब ATM। अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्टार्च से मिल जाएगा ग्लूकोज। दिस इज कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ से जो स्टार्च से जो हम ग्लूकोज बनाते हैं ना तो एंड टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज चाहिए कमर्शियल के लिए तो हम स्टार्च से बनाएंगे। ठीक, रिएक्शन आगे लिखी हुई है मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पे कितना मिली? एंड टाइम आप ग्लूकोज ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही है। और यहाँ पे क्या है आपकी, इसका नाम क्या है? स्टार्च। स्टार्च भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है। NCERT में देखना है यहाँ पे स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज बता ही दिया हमने, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की वजह से हमने हेक्सोज लगा दिया। एल्डिहाइड क्यों लगा दिया? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एंड द मोनोमर ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक द स्टार्च एंड सेलुलोज etc. इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। गजब जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ कौन सा होता है? आपका ग्लूकोज होता है। अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान देना। ऊपर एक लगा होता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, बीच में होते हैं आपके यहाँ पे 4 CH2OH, CH2 ठीक, OH, CH2OH। तो इसको ऐसे में ना लिख के मैं एक ही बार में 4 लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना ना। बीच में क्या होते हैं आपके 4 CH2OH। कितने होंगे? 6 कार्बन होते हैं तो एक यह हो गया और 4 ये हो गए, 4 1 5, 2 नीचे और होंगे CH2OH से बनाया ना। 4 5 6 कार्बन हो गया आप ना, 4 या 5 1 6 कार्बन। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझाना है डी ग्लूकोज के बारे में और एल ग्लूकोज के बारे में। इसको हम जब आइसोमर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियर करते हैं। आइसोमर पढ़ते टाइम ये जो लास्ट कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसको हम कौन सा बोलेंगे? 5th नंबर का कार्बन, 5th नंबर का कार्बन। इस कार्बन पे आपको ध्यान देना इस कार्बन पे। अब देखो कि यह OH है, OH, और एक यहाँ पे OH दिख रहा है।
5th नंबर के कार्बन पे अगर जो आपका OH जुड़ा हुआ है, अगर वह राइट साइड है, इधर है यह राइट साइड, तो उसको आप बोलते हो डी ग्लूकोज। क्या बोला हमने कि 5th नंबर, अगर कोई पूछे कि भाई बताओ ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, तो कैसे बताओगे आप? 5th कार्बन पे जाना, देखना कि अगर वह 5th नंबर का कार्बन राइट साइड है तो उसको बोलना कि भैया तो डी ग्लूकोज है। अगर ये आपको लेफ्ट साइड दिखे तो बोल देना एल ग्लूकोज। खैर याद भी हो जा रहा है, एल से लेफ्ट एंड एल, मतलब कि लेफ्ट साइड अगर OH आए तो क्या बोल दोगे आप? उसको एल बोल दोगे। क्लियर नहीं यहाँ तक? अब यहीं पे हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट वाज प्रपोज दैट ग्लूकोज कैन फ्रॉम 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है 6 मेंबर की रिंग बनाता है, इन विच OH जो होता है कार्बन नंबर 5 पे कैन CHO ग्रुप के साथ क्या करता है? साइक्लिक हेमी एस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब ये पहला नंबर जो CHO था 5th वाले से कंबाइन करके एक रिंग बनाता है, इसको हम बोलते हैं हेमी एस्टल। क्या बोलते हैं उस रिंग को? हेमी एस्टल बोलते हैं। तो देख लेना यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना, बीच में हमारा यह बना, मतलब कि यह डी बन गया, सॉरी ये हमारा डी हो गया और ये हमारा क्या अल्फा हो गया और बीटा हो गया। बताऊंगा कि अल्फा और बीटा में क्या समझ रहे हैं हम, अल्फा और बीटा से मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो इसको। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लो, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे कॉपी किया है तो उसको आप देख लो। द 2 साइक्लिक हेमी एस्टल फ्रॉम द ग्लूकोज डिफर ओनली द, चलो ठीक है आगे आओ। ये देखो ये जो रिंग दिख रही है ना, ये रिंग, इसका एक नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? पायरोन रिंग। क्या नाम होता है इसका? जल्दी बताओ, इसका नाम होता है पायरोन रिंग। इस रिंग के नाम पायरान होने की वजह से ग्लूकोज का एक और नाम पड़ता है जिसको हम बोलते हैं, जल्दी बताओ, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या बोलते हैं इसको? पायरोनोज। कहाँ लिखा है? कॉल्ड एनामर शुड बी, इसको पायरोनोज बोलते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा, ध्यान दे देना कि ग्लूकोज जो होता है ना, इसको एक और नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पायरेनोज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर पायरोन की रिंग पाई जाती है। अब देखो हमारा यह दो स्ट्रक्चर देखो सीधे भाई याद कर लोगे ना, तुम्हारी टाइम बच जाएगी। मैं समझाने को समझा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में जितना आना है ना उतना तो मैं वन शॉट में करवा ही दूंगा, टेंशन मत लो। तुमको मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, भूलोगे नहीं कभी। देखो ये हमारे साथ में 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन देखो एक इसमें से अल्फा ग्लूकोज है, एक यहाँ पे बीटा ग्लूकोज है। एक अल्फा ग्लूकोज है, एक यहाँ पे बीटा ग्लूकोज है। तो भैया कैसे पहचानें कौन अल्फा है कौन बीटा है? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना ना, 1 मिनट को मुझे कैमरे की बैटरी चार्ज लगाने दो, नहीं तो फिर बीच में डिस्चार्ज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो भाई मैं क्या बता रहा था कि ये देखो कि जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज बताना है तो भैया कैसे बताएंगे? तो इसको बताने का एकदम ज़बरदस्त तरीका है। एक फिगर तुम बना लो, ऐसी रिंग बनाओ, ये हो गया आपका 1 नंबर कार्बन, ये हो गया आपका 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कार्बन बाहर होता है रिंग से। 6 मेंबर की रिंग दिख रही है ना आपको, 1 2 3 4 5 6। तो पहले नंबर कार्बन पे अगर यहाँ पे H ऊपर बना दिया आपने, OH नीचे बना दिया, तो जैसे यहाँ पे आपने बनाया यह वाली पोजीशन, मतलब कि सेकेंड थर्ड पोजीशन फिक्स होती है। सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब यह पोजीशन जो होती है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको रट लो कि H ऊपर होता है OH नीचे होता है, इसमें OH ऊपर होता है H नीचे होता है। अब क्या करना है तुम्हें भाई कि यह H OH और यह OH, इसको देखो तुम, OH अगर दोनों में तुमको सेम साइड दिख रहे हैं, पहले नंबर का और 4 नंबर का, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, तुमको मैं याद करवा रहा हूँ, कभी भूलोगे नहीं। OH फर्स्ट नंबर और 4 नंबर वाला अगर सेम साइड है तो बोलना अल्फा। यहाँ पे देखो यह OH और यह OH अपोजिट साइड दिख रहे हैं तो क्या बोलोगे? भैया है बीटा हो गया आपका। फिगर तुम्हें खुद बनाना है अपने नोट्स में तो क्लियर होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। तो हमने ग्लूकोज को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम फ्रक्टोज को। देखो फ्रक्टोज जो होता है ना, क्या होता है? कीटो हेक्सोज होता है। तो मुझे समझाना पड़ेगा क्या? मुझे लगता है कि समझ चुके हो। कीटो हमने क्यों बोला? क्योंकि फ्रक्टोज में देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ रहा है। हेक्सोज क्यों बोला? क्योंकि 6 कार्बन की रिंग होती है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन होता है इसमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेक्सोज। कीटो लगा होता है कीटोन ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं कीटो हेक्सोज। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पे बन रहा था। जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया था तो 2 कंपाउंड्स बने थे, एक बना था ग्लूकोज, दूसरा बना था फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज को तो हम पढ़ लिए, अब किसको पढ़ेंगे? फ्रक्टोज को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स
डिटर्मिनेशन, एलिमेंटल एनालिसिस एंड द वेरियस रिएक्शन इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका हमको यह मिला C6H12O6। एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा होता है, देखो पहला कार्बन पे CH2OH, सेकेंड कार्बन पे जुड़ा होता है आपका कीटोन, थर्ड कार्बन पे CH2OH, 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 CH2OH। अब पोजीशन यहाँ पे देख लेना किधर किसकी पोजीशन है। थर्ड कार्बन पे OH इधर है और 4 और 5 पे OH इधर है, देख लेना इसको। अब देखो यहाँ पे भी हमको फ्रैक्टोज आल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म, एक अल्फा में और एक बीटा में, तो इसको भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे जो रिंग बनती है ना, देखो यह जो रिंग आपको NCERT में जाके पढ़ना, NCERT में एक ऐसी आपको रिंग दिखेगी, मैं बना दे रहा हूँ ऐसी रिंग। इसको हम बोलते हैं ना, इस रिंग को हम बोलते हैं ना फ्यूरोन, क्या बोलते हैं, फ्यूरोन रिंग, फ्यूरोन रिंग। और फ्यूरोन रिंग होने की वजह से इसको फ्यूरोनोज भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है फ्यूरोनोज। यह देखो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लेकिन NCERT में लिखा है तो हमें याद आ रही है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाना चाहूँ, यह स्ट्रक्चर, तो कार्बन नंबर जो पहला था, मतलब हमने उसको 5th नंबर से जोड़ के मैंने ऐसा बना दिया। अब फिर इसको हमने चेंज किया किसमें, साइक्लिक में, तो साइक्लिक में चेंज किया तो अब देखो यहाँ पे OH, नहीं सॉरी, अब यहाँ पे तुम OH को नहीं देखोगे, बोलोगे भैया यहाँ पे, भाई मैं याद करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो बहुत अलग चीज़ है, तुमको नहीं जानना। तुमको देखो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ ना कि जिस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट तो IIT JEE और नीट के भी तुम्हारे PYQ बन जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। ऐसा मत समझ भैया तुम छोड़ रहे हो मतलब कि इसका काम ही नहीं है, भाई काम है, लेकिन तुम जब आगे जाओगे तो पढ़ना उसको। अभी हमें जहाँ तक नीड होती है ना वहाँ तक हम कर रहे हैं। हमें अभी याद करना होता है भाई, कंपटीशन आएगा तो उसको निकालना होता है, बोर्ड आएगा तो उसको निकालना होता है, कुछ चीज़ें याद भी करनी होती हैं। तो अब देखो ये CH2OH है और ये CH2OH है, अगर सेम साइड मिल जाए हमको तो इसको, अच्छा मान लो अगर फिगर ही देख पूछ दे कि अल्फा एक बीटा है, तब तो हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा ना, अगर हम सुन देंगे तो। अगर फिगर बनाना पड़े तो यह बात अगर याद रहेगी, अल्फा बनाना है तो इसको दोनों एक साइड करना है, तो हम सही कर लेंगे थोड़ा सा इधर उधर करके। तो CH2OH अगर सेम साइड तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डिफ्रैक्टिव फ्यूरोनोज। अगर दोनों यहाँ पे CH2OH अपोजिट साइड है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बीटा। तो हमने मोनोसैकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को पढ़ लिया। अब पढ़ने वाले हम डाइसैकेराइड्स को। किसको पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड्स को। रेडी हो, तो द डाइसैकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कौन सी बड़ी बात है कि जो डाइसैकेराइड्स होगी 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से मिलकर बनी होगी, तो उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। जैसे अनहाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में क्या लिख सकते हो आप, H2SO4। स्पेसिफिक एंजाइम दे गिव, अगर कोई यहाँ पे एग्जाम का, यहाँ पे जो एंजाइम होती है मैं लिख देता हूँ, खैर तुम्हारे काम की नहीं है, सुक्रेज नहीं इन्वर्टेज, क्या होती है, इन्वर्टेज एंजाइम होती है। स्पेसिफिक एंजाइम बोला ना, दे गिव द करस्पॉन्डिंग मोनोमर। तो यहाँ पे यह दिख रही है आपको सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस करिए इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिला। इन डाइसैकेराइड्स द 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ज्वाइन टुगेदर, अगर हम 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल के आएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, और जैसे जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा वहीं पे एक हमारा बॉन्ड लिंक बनता है, जिस लिंकेज का नाम बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो तुम क्या बोलोगे, जो डाइसैकेराइड्स होती हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स जो हम ऐड करते हैं तो डाइसैकेराइड्स बनती है, लेकिन जहाँ पे ऐड होती है ना वहाँ पे पानी रिमूव होकर के वहाँ पे बॉन्ड्स बनता है। जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना, बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट चीज है सुक्रोज को पढ़ना। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिडिक लिंकेज, कहाँ पे बनता है, कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी और कार्बन नंबर किससे, दूसरे वाले के बीटा डी फ्रैक्टोज के बीच में। देखो यहाँ पे इसका गड़बड़ लिखा है इसने, एक कार्बन, हाँ ठीक है, इसके 1 नंबर से और इसके 2 नंबर से मिलकर बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देख लेना, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ पे बीटा डी फ्रैक्टोज। ठीक है, अगर पीछे का याद आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं तुमको होगी। अब बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज तुमको ध्यान देना है, कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 4 के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं माल्टेज। माल्टेज में कौन कौन था, अल्फा डी ग्लूकोज को लेते हैं और अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम मिलाते हैं तो 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में एक बॉन्ड बनता है। देखो तुमको इनडायरेक्टली समझना है भैया, ये जो बॉन्ड बना ना, ये बॉन्ड, इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोल रहे हो आप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने से पहले यहाँ पे एक पानी रिमूव भी हुआ है, यहाँ पे एक वाटर क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो इसको आपको इनडायरेक्टली बात को ध्यान में रखनी है। बात करेंगे अब आगे लैक्टोज की। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। लैक्टोज मिल्क के अंदर पाया जाता है, पता होगा आपको, इसलिए इसको हम मिल्क शुगर ही बोलते हैं। ध्यान देना कि लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, सो इट इज नोन एज मिल्क शुगर।
इट इज फॉर्म बाय द ग्लाइको, इसके अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। कहाँ पे? कार्बन नंबर 1 अल्फा डी ग्लैक्टोज के बीच में और कार्बन नंबर 4 बीटा डी ग्लैक्टोज यूनिट के बीच में। चाहो तो ध्यान दे सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिखाई दे रही है, लैक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा बताओ, अभी तुमको पीछे अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे तुमको याद दिलवाता हूँ। रिड्यूसिंग शुगर कैसे पता करोगे कि भैया रिड्यूसिंग शुगर है, कैसे पता करोगे? तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के लिए हमें तो टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट और टॉलरेंस रिएजेंट में अगर रिड्यूस हो रहा है तो बोलेंगे भैया रिड्यूसिंग शुगर। तो ध्यान देना, रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल में हमने बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल मोनोसेक्राइड्स और नॉन रिड्यूसिंग एंड पॉलीसेक्राइड्स और नॉन रिड्यूसिंग मैंने वहाँ पे बताई थी आपको। अब बात करेंगे हम पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर। अब बताओ कि हमने बोल दिया कि अगर 2 से लेकर 10 तक होंगे अगर हमारे मोनोमर, तो क्या होंगे? डाइसेक्राइड्स होंगे। तो ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। अगर पॉलीसेक्राइड्स हमको बोलना होगा तो 10 के बाद ही अगर जुड़ेंगे तब होगी क्या? वो पॉलीसेक्राइड्स। तो लॉन्ग चेन बनेगी पॉलीमर आप किसकी? मोनोसेक्राइड्स की। इसके बीच में भी जो लिंकेज होता है, एक दूसरे के बीच में लिंकेज होगा, पानी निकलेगा, उसका नाम क्या होगा? आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जाम्पल के दिए देखो, स्टार्च, स्टार्च इसका एग्जाम्पल, ध्यान देना है इसको आपको, ठीक। एक एग्जाम्पल होगा स्टार्च, दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपको सेलुलोज, तीसरा हो गया ग्लाइकोजन। दे मैनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज ना। जबरदस्त चीज़ है। जितना चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा ना पॉलीसेक्राइड्स में, इनका इनडायरेक्टली सबसे बड़ा काम जो होता है ना, स्टोरेज ऑफ फूड का कार्य करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक बायोलॉजी का चीज़ बताता हूँ तुमको। एक हमने क्या बताया इसका एग्जाम्पल? ग्लाइकोजन ना, ग्लाइकोजन। और एक हम लेते हैं स्टार्च, क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल के बीच में कंपेरिजन करने वाले। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा जो होता है ना, हमारा फूड जो होता है हमारे अंदर स्टोर होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा खाया हमने उसी टाइम जो एनर्जी हमको चाहिए मिल गई, नहीं भाई। खाना हमने खाया उससे कुछ टाइम तक हमको एनर्जी मिलती रहती है। जो हमारा फूड होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे जैसे हमको जिस सेल को हमारे फूड को नीड होती है, उस सेल के पास ग्लाइकोजन जो होता है हमारा जाता है, टूट के फिर ग्लूकोज वहाँ पे देता है। इनडायरेक्टली हमको ग्लूकोज चाहिए होता है, लेकिन ग्लूकोज के रूप में हम खाने को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर किस रूप में कर सकते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। किसकी प्रॉपर्टी होती है? एनिमल की। यही चीज़ जो हमने किया अपने अंदर, वही काम प्लांट्स अपने अंदर स्टार्च के रूप में करते हैं। प्लांट फूड को स्टार्च के रूप में स्टोरेज करते हैं। जैसे उनको नीड होती है स्टार्च, फिर वहाँ पे जाकर ग्लूकोज में टूटता है, फिर उनको एडीपी की वजह से एनर्जी मिल जाती है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि इनका मेनली कार्य क्या है? फूड को स्टोरेज कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर मटेरियल, जैसे स्ट्रक्चर मटेरियल सेलुलोज को समझा रहे हैं। जो प्लांट की बाहर की वाल बनी होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो प्लांट की बाहर की सेलवाल जो होती है किसका एक स्ट्रक्चर दे रही है ना उसको बढ़िया सा, तो वह इसको समझा रहे हैं। अब स्टार्च के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टार्च क्या है? वही जो हमने बोला वही बात यहाँ पे लिखा होगा कि स्टार्च मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ द प्लांट्स है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, कौन? स्टार्च। तो आप बोलोगे भैया सीरियल्स मतलब कि अनाजों में पाया जाता है, रूट्स में या ट्यूबर्स में, कुछ सब्जियों के अंदर भी पाया जाता है। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है। 2 कंपोनेंट्स नेमली, जिसमें क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एमाइलोज और होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बना हुआ है कैसा? एमाइलोज के बीच में एक लिंक होता है अल्फा लिंक। तो अगर एमाइलोज अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो अब हम पढ़ेंगे किसको? अमाइलोपेक्टिन को। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है ना भाई, कुछ बात नहीं, बस तुमको इसमें एमाइलोपेक्टिन को ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं देना है। इसमें बस इसके कौन कौन से लिंक होते हैं ना, इसको ध्यान देना है। मैं लिंक, अगर इसका फिगर बना हुआ है तो मैं फिगर के ऊपर आता हूँ। देखो फिगर बना हुआ है, ये एमाइलोपेक्टिन का फिगर बना हुआ है। तो तुम देखो यहाँ पे कि सबसे पहले 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे एक लिंक है। तो क्या बोलोगे कि भैया एमाइलोपेक्टिन के अंदर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 में एक लिंक है। और कहाँ पे? देखो 1 नंबर और 6 नंबर में भी एक लिंक दिख रहा है, मतलब कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6, मतलब इसमें 2 लिंक पाई जाती हैं। तो इसको आपको ध्यान देनी है। सेलुलोज में आपको क्या करना है? सेलुलोज में थ्योरी में कुछ है नहीं, बस सेलुलोज में भी आपको बस यह बात को ध्यान देना है। सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स होता है, जिसको हम बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। बीटा डी का स्ट्रक्चर, अल्फा डी का स्ट्रक्चर, अल्फा फ्रैक्टोज, सबका स्ट्रक्चर भाई मैं बता चुका हूँ। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जाओ, लास्ट में रिवीजन करना वीडियो के साथ, तो बना बना के देखना, सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज तो मैं बोल रहा हूँ, क्या पता तुमको पता ही नहीं चल रहा है कैसा गया, क्योंकि पीछे तुम देख के आओ, उस टाइम पे समझ आया तुम्हें, अभी नहीं आ रहा। इन सेलुलोज की बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे भी होती है, लेकिन होती कहाँ पे? देखो कार्बन नंबर 1 में और कार्बन नंबर 4 में होती है। और इसमें क्या आपको ध्यान देना है, जो कि आपको एमसीक्यू टाइप से इंपॉर्टेंट है, कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक प्लांट के अंदर पूछेंगे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है? तो आप बोलोगे भैया वो सेलुलोज है।
ठीक, अभी हम देखेंगे ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को। तो देखो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट्स स्ट्रक्चर कैसा, अच्छा इसलिए नहीं दिया ना इसका स्ट्रक्चर क्योंकि ये सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन जैसे, विथ मोर ब्रांचिंग देन इन अमाइलोपेक्टिन, थोड़ा सा ब्रांचिंग इसकी ज़्यादा होती है अमाइलोपेक्टिन के कंपेरिजन में। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, यह बढ़िया पॉइंट है। किसको, ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी हम बोलते हैं। ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन लीवर एंड मसल्स एंड ब्रेन के अंदर। नोट ध्यान देना जो आपको, कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल फॉर लाइफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एज अ स्टार्च एंड इन एनिमल्स एज अ ग्लाइकोजन। ये तो मैंने बताया है पीछे आपको, यह जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट को जो प्लांट होता है वह स्टार्च के रूप में स्टोर करता है और जो एनिमल होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, और पाए जाते हैं दोनों के अंदर, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो यह बात तो मैंने आपको समझा ही चुका है, छूटा कुछ नहीं है। अब तुम कितना गेन करते हो भाई, यह डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो हमने अभी तक क्या खत्म किया, बस एक चीज़ खत्म किया, कार्बोहाइड्रेट। अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का एक शॉर्ट में अगर तुमको रिवीजन चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमको ने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, ठीक। सबसे पहले उसके हमने बिहेवियर, हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर के बेस पे 3 टाइप में पढ़ा। पहला मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के 3 एग्जाम्पल क्या, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड राइबोज। मतलब एनसीईआरटी 3 होते नहीं बहुत सारे, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 दिया है। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर हमने बोला कि 2 से लेकर 10 तक के बीच की अगर हमने मोनोसेक्राइड्स को मिलाया तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। अगर हमने 2 मिलाया तो डाइसेक्राइड्स, 3 मोनोमर को मिलाया तो ट्राइसेक्राइड्स, 4 को टेट्रासेक्राइड्स। तो उसमें से डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, सुक्रोज को। सुक्रोज को जो था वो क्या था, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल, ठीक। फिर हमने आया पॉलीसेक्राइड्स पे। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर हमने क्या देखा, 2 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा अगर हम मोनोसेक्राइड्स को मिलाते हैं तो बनता है हमारा पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। बस यही था एग्जाम्पल, ध्यान देना था। स्ट्रक्चर तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये तो मैंने बताया। 5 नंबर कार्बन पे है ना, OH देखना राइट साइड बोल देना भैया अल्फा, OH देखना लेफ्ट साइड बोल देना ये क्या आपका एल। मतलब कि ऐसे रिवीजन करना, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ तक आ गई होगी, मुझे यही लगेगा। प्रोटीन की बात करते हैं, चलो देखो। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास, जो प्रोटीन होता है इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। बायोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब देखो एक एसिड होती है उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। छोटी छोटी अमीनो एसिड को अगर हम मिलाएंगे तो एक हमारा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो यह अमीनो एसिड होती है ऑल लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। दे अकर इन एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन हमारे लिए। द टर्म प्रोटीन जो होती है वो डिराइव की गई थी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है, क्या मतलब क्या होता है, प्रोटियोज। प्रोटियोज का अगर मैं मतलब समझाऊंगा आपको तो मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली चीज़ों को आप प्राइम इंपॉर्टेंट बोलते हो। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। यह ज़बरदस्त चीज़ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल को मैं बात नहीं कर रहा, मैं लिविंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा से हमने बोल रहा है कि हमारे अंदर ग्लूकोज पाया जा रहा है, एमिनो एसिड्स पाए जा प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पाई जा रही हैं। इन सब में प्रोटीन जो होती हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका चीप प्रोडक्शन क्या, मतलब कि चीप सोर्स क्या है, कहाँ से हमको प्रोटीन मिलती है, तो बोलोगे भैया मिल्क से मिलती है, हमें चीज़ से मिलती है, पल्सेस से मिलती हैं, पीनट्स से मिलती हैं और फिशेस। तो यह क्या हो गए, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह सोर्स होते हैं जो कि हमको यहाँ से मिल सकती है। अब थोड़ा सा हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर लें। देखो CH4 के बारे में जानते हो, CH4 क्या है, एक सिंपल एल्केन है। क्या है सिंपल एल्केन, इसके कार्बन से चारों वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चारों क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। लेकिन इन चारों वैलेंसी में से एक एक वैलेंसी हटा के मुझे अलग अलग जुड़ना है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ूँ, हटाऊँ, यहाँ से हटाऊँ, यहाँ से हटाऊँ, यहाँ से। इसमें देखो 3 में फिक्स करूँगा, यहाँ पे एक R जुड़ेगा और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा, यहाँ पे एक NH2 जुड़ेगा और एक वैलेंसी को मैं यहाँ पे फ्री छोड़ता हूँ। यह जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हो आप अमीनो एसिड। ए बोलूँगा समझ आना, अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड में जो यह बैलेंस छूट रही है ना, इसी को मैं चेंज कर करके 20 प्रकार की अमीनो एसिड बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे H जोड़ दूँ, H
तो यह एक अलग अमीनो एसिड जुड़ गई, जिसका नाम मैं बता देता हूँ। यह सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है, हम ग्लाइसिन बोलते हैं इसको, ग्लाइसिन। यहाँ पे मैं H ना जोड़ के यहाँ पे मैं दूसरा कुछ जोड़ दूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँ, CH2OH जोड़ दूँ। क्या जोड़ दूँ, CH2OH। तो यह एक अलग अमीनो एसिड बच गई। तो इस बेस पे जो अमीनो एसिड होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 20 टाइप की होती हैं, 20 टाइप की। ये देखो यहाँ आपको सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 20 टाइप की जो होती हैं, अब उसमें से कुछ असेंशियल होती हैं, असेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी को नीड होती हैं, कुछ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन अ बॉडी, जो हमारी बॉडी जिस अमीनो एसिड को नहीं बना सकती, अगर भाई बना देती तो हमको क्या नीड थी, हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, लेकिन जो अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी नहीं बना पाती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, असेंशियल अमीनो एसिड्स। जिसको बना देती है उसको हम बोलते हैं नॉन असेंशियल। तो जो असेंशियल और नॉन असेंशियल की कुछ ट्रिक्स होती हैं, मेरे शॉर्ट नोट्स के देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो मेरा बायो का शॉर्ट नोट्स शायद दिख रहा है तुमको, बायो का शॉर्ट नोट्स है, लेकिन यहाँ पे हमने असेंशियल को और नॉन असेंशियल की ट्रिक को बना के रखा है। तो अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं इसका फोटो खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक पता ही डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। कमेंट कर देना कि भैया डाल दो, तो मैं इसकी ट्रिक की लिंक डाल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बेसिक अमीनो एसिड होती है, 3 एग्जाम्पल, HLA, हिस्टाडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, एसिडिक अमीनो एसिड, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल में असेंशियल के एग्जाम्पल अरवा, हिल, MPTT। तो आप बोलना तो मैं डाल दूंगा, यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है ना। वो इनडायरेक्टली तुमको याद करना है तो कुछ तरीका रहेगा तो याद कर लोगे, तो NCERT जिसकी कैपेसिटी है खुद याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करता हूँ मैं कि अमीनो एसिड क्या है, एक मोनोमर है ना, सिंगल है। अगर मैं अमीनो एसिड को ऐसे जोड़ दूं, बहुत सारी अमीनो एसिड को मैं जोड़ दूंगा, तो यह जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हो आप, प्रोटीन। लेकिन जब प्रोटीन बन रही है तो बीच में बॉन्ड भी तो बन रहा है ना, बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम होता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम होता है इसका, इस बॉन्ड्स का नाम होता है पेप्टाइड। तो बोलोगे आप कि अमीनो एसिड के अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड्स को हम पेप्टाइड्स बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। चलो, लेकिन अगर यही बहुत सारे अमीनो एसिड करके बॉन्ड बनाए तो उसको हम क्या बोलोगे आप, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड बॉन्ड। अब हम प्रोटीन क्लासीफाई करते हैं, प्रोटीन को भी हम क्लासीफाई करते हैं। लेकिन प्रोटीन को हम किस बेस से क्लासीफाई करते हैं भाई, प्रोटीन को हम इसके मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। देखो, सबसे पहली आती है फाइब्रस प्रोटीन। कब फाइब्रस होगी, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड होल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मान लो कि अमीनो एसिड को मैंने अमीनो एसिड ऐसे मैंने जोड़ दिया, और इसके ऊपर भी एक मैंने यहाँ पे एक और अमीनो एसिड जोड़ दिया, अमीनो एसिड। तो यह जो हमने बोल दिया ना, ऐसे हमने जोड़ दिया, यह क्या होगी आपकी, यह तो होगी सिंपल सी आपकी अमीनो एसिड की चेन। अब देखो, आपस में यह जो बॉन्ड बना है, यह कौन सा बॉन्ड होगा, यह होगा आपका पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड्स बॉन्ड। लेकिन ऐसे जो बॉन्ड बनेगा, बीच में बना रहा हूँ, अमीनो एसिड भी एक दूसरे से जुड़ी होंगी ऐसे, तो इसमें यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, देख लेना कहाँ पे, जिस पेन से लिख रहा हूँ उसी, एक तो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हो सकता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। होगा किसके बीच में, ऐसे इस लाइन के बीच में, यह तो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ी होंगी, ठीक। तो इसको ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं। और देखोगे तो कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन। एग्जाम्पल देख लो, हमारे हेयर्स के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्रिएटिन प्रोटीन बोलते हैं उसको। आप क्या बोलते हो, क्रिएटिन प्रोटीन। तो इसका एग्जाम्पल आता है फाइबर के अंदर। मायोसिन प्रोटीन, जो कि हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन पाए जाती है उसको हम बोलते हैं मायोसिन प्रोटीन। तो इसको भी आप 2 प्रोटीन का एग्जाम्पल ध्यान देना। आगे आए हम, अगले स्लाइड पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहले फाइब्रस हो गया प्रोटीन में, दूसरा पढ़ते हैं हम ग्लोब्यूलर। अब देखो, ग्लोब्यूलर का पहले मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है ना कॉइल। क्या मतलब होता है, इसमें कॉइल बनेगी। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड द स्फेरिकल शेप में, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोब्यूलर प्रोटीन टेक प्लेस। सच प्रोटीन आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर। इसको ध्यान देना कि जो आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है ना, वाटर के अंदर कैसी होती है, सॉल्युबल होती है। एग्जाम्पल इंसुलिन को ध्यान देना आपको, एल्बुमिन हमारे ब्लड्स के अंदर WBC में पाई जाती है। इंसुलिन जो होती है वह भी हमारे बॉडी के अंदर ही पाई जाती है। डायबिटीज होता है तो वहाँ पे नहीं देखा तुमको। अब देखो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन को भी आगे हमें चार भाग में पढ़ना है। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टिनरी। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ग्लोब्यूलर के अंदर पढ़ रहे हैं। प्राइमरी कैसे बोलते हो आप प्राइमरी को, तो प्राइमरी के अंदर प्राइमरी प्रोटीन्स में हैव 1
or more polypeptide chain. Each polypeptide in a protein has amino acid linked with each a specific sequence. देखना कैसा यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड इट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड दैट सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। स्पेसिफिक पे को जुड़ेंगे तो उसको आप बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी कैसे बोलोगे आप? सेकेंडरी, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर करती है शेप को एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। दे फाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, एक को अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, एक को हम बीटा प्लीट्स बोलते हैं। फर्दर फोल्डिंग, सॉरी अभी तो नीचे यहीं पे होगा। तो यह देख लो आप, यह देख लो टर्शियरी के अंदर देखते हैं द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट करती ओवरऑल फोल्डिंग ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज फर्दर फोल्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने जो किया था ना उसी को और मैं फोल्ड कर दूं, उसी को एनसीईआरटी फिगर बना हुआ है उसी को मैं फोल्ड कर दूं तो वह कहलाती है आपकी टर्शियरी। क्वाटर्नरी जो होती है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chain refer to the subunits, the spatial arrangement of these subunits respect to the each other, जिसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन से आप क्या समझते हो? डीनेचुरेशन का मतलब होता है ना भाई, हमको क्या करना है, तोड़ना है। प्रोटीन को कैसे तोड़ सकते हैं? उसको हम केमिकली कुछ चेंज कर दें और या टेम्परेचर बढ़ाएं। यहाँ पर लिखा है देखो ध्यान से कि इसको तोड़ने के कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे कॉइल बन गया, कॉइल को कैसे टूट सकती है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको हीट करूँ, ठीक उसको मैं हीट करूँ तो वो क्या होगा, बीच के बॉन्ड्स टूटेंगे और क्या हो जाएंगे, कॉइल्स अनकॉइल मतलब अनफोल्ड हो जाएंगे बस। और देख लो द कोआगुलेशन ऑफ द एग वाइट ऑन द बॉइलिंग, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द डी। अगर हम एग को बॉयल करते हैं तो किसके एग्जाम्पल के अंदर आता है वो? डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक बार पूछा था किसी कंपटीशन में। तो हमने प्रोटीन को भी पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट को। अब पढ़ेंगे हम एंजाइम को। एंजाइम छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ द प्रोटीन विच वर्क एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज नोन एज एंजाइम। दो चीज़ यहाँ पे आई ना, एक तो है कैटालिस्ट, एक है एंजाइम। तो देखो एंजाइम कुछ और नहीं, एंजाइम इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर, इस पॉइंट को ध्यान देना, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। एंजाइम भी क्या, एक प्रोटीन है। और एंजाइम जो होती है ना एक कैटालिस्ट जैसे कार्य करती है। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई सी भी रिएक्शन हो रही है उसके रेट के ऊपर इसका अफेक्ट होता है ना, किसका, एंजाइम का। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, जिसके लास्ट में एज आ रहा है ना, एज, उसको आप बोलोगे क्या है, वो क्या है आपकी एंजाइम होती है। अब बोलो भैया यहाँ पे तो नहीं यार, पेप्सिन एक दो याद कर लेना यार खुद से, ये सारी क्या है, एंजाइम है। नोट पॉइंट क्या है, द एंजाइम वर्क एट द बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, कहाँ से, 298 से 331 313 केल्विन टेम्परेचर के बीच में अगर है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस पे एंजाइम बहुत बेहतरीन ढंग से काम करती है। देयर एक्टिविटी डिक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन के लिए कुछ देखो, मेन बात कि तुम्हारा जो बायोमॉलिक्यूल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तुमको कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन आएगा तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिल जाएगा तुमको, ठीक। दूसरा चीज़ प्रोटीन थोड़ी सी बड़ी है, बचता क्या आपका न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, और क्या बचता है तुम्हारा, विटामिन, हार्मोन्स। तो यह चीज़ें इतनी छोटी छोटी है ना, एनसीईआरटी में 2-2 लाइन की पढ़ना है। अब देखो विटामिन में हमें याद करनी होती है कि विटामिन ए का सोर्स क्या होता है, कहाँ से मिलती है, उसकी वजह से डिफिशियंसी की वजह से, कौन सा डिफिशियंसी होती है उसकी कमी की वजह से। तो एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाओ, तुमको याद करना है। मैं क्या बता देता हूँ क्लासिफिकेशन कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होती हैं, बी और सी जो होती हैं वाटर सॉल्युबल होती हैं। फैट सॉल्युबल जो होती हैं आपकी एडिक, क्या होती है, एडिक, ADEK, ये क्या होती है आपकी फैट सॉल्युबल। विटामिन ए का जो नाम होता है रेटिनॉल, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का होता है पोलीक्विनोन। तो इसको आपको ध्यान देना है। न्यूक्लिक एसिड अब आ गया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या आपको मैं बताऊं यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड में ध्यान देना है कि द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, कॉल्ड क्रोमोसोम, मेड ऑफ द प्रोटीन एंड द अनदर टाइप ऑफ पॉलीमोलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। 2 टाइप की होती हैं, DNA एंड RNA। अब हार्मोन्स की मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे और भी लिखा है लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं पूछेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ही पूछेगा क्योंकि बायो में चला जाते हैं ना हम यहाँ पे। हार्मोन्स में भी थोड़ा सा पढ़ना है। हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स that act as a intercellular messenger. These are produced by endocrine glands. Glands are 2 types, exocrine and endocrine. exocrine किसे कहते हैं, जो कि एंजाइम का श्रावण करती है, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर वो क्या कर रही है, हार्मोन्स का कर रही है तो हम इसको बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन।
तो जो कि हार्मोन्स का बात करें तो कौन सी होती है, इंडोक्राइन। द बॉडी आर द प्योर डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ द स्टीम यूजर ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार भाई देख लो, टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल हार्मोन्स होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन की नाम किया है कि नहीं, एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल। तो इस प्रकार देखो हमने आपका चैप्टर को खत्म कर दिया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमने एक एक लाइन आपको समझा दी है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा माइंड मैप, बिल्कुल भाई मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो पूरा माइंड मैप आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद देखो क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके PYQ के अंदर आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज हैं, मैं दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन। ये नहीं कि MCQ शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे है कवर है। तो यह PDF मैं तुमको दे दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक। और वीडियो को लाइक करके बताना कि भैया जितना आपने समझाया मुझे पूरा समझ आया है, तो अच्छा लगेगा। और आगे वीडियो ऐसी पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, धन्यवाद।